कर्म एक दिन लौट कर जरूर आता है आरव। कर्मा का फल एक दिन जरूर मिलता है। हाँ, कर्म का फल एक दिन जरूर मिलता है। और वो फल जिस दिन मिलता है ना आरव, उस दिन वो फल सिर्फ अकेले को नहीं मिलता, बल्कि उस फल में भागीदारी तुम्हारे अपनों की भी होती है। और आज देखो वही फल कैसे तुम्हारी बहन को मिल रहा है। तुम्हें याद है आरव, एक दिन उसने तुमसे पूछा था, मेरी जगह अगर तुम्हारी बहन होती तो तब क्या करते तुम? याद करो आरव। भरोसा है तुम्हारी याददाश्त इतनी भी कमज़ोर नहीं हुई होगी कि तुम उसे याद न रखो, उसकी बातों को याद न रखो। लड़के की आंखें सिकुड़ाई थी। चलो मैं ही बता देती हूँ। उस लड़की ने कहा था, कहा नहीं था बल्कि उसकी दिल की तरफ उसकी जुबान से निकली थी आरव, बद्दुआ बनकर कि अगर यही सब किसी ने तुम्हारी बहन के साथ किया होता तो तब क्या करते तुम? जो चोट, जो दर्द तुमने दिया उसे, वो कोई तुम्हारी बहन को देता तो क्या करते तुम? और आज देखो आखिर वही हुआ जो उसने उस दिन तड़प कर कहा था, जब तुम बड़ी बेदर्दी से उसे अपनी ज़िंदगी से चले जाने को कह रहे थे, ये जानते हुए भी कि वो तुम्हारे कहते हुए आरव की माँ ने अपनी आंखें मूंद ली थी और आखिरकार उनकी आंखों से आंसू निकल ही आए। और ये सुनते ही उस लड़के की भी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो आश्चर्य से अपनी माँ को देख रहा था। सदमा लगाना कि ये सब मैं कैसे जानती हूँ? सब जानती हूँ मैं आरव, तुम्हारा और उसका एक एक सच जानती हूँ मैं। क्या किया तुमने उसके साथ, सब जानती हूँ मैं। और जो उस समय तुमने उसके साथ किया था ना आरव, वही चीज़ देखो आज फिर से घटित हुआ। बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती आरव, बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। एक बार दुआ खाली भी चली जाए पर बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। और सच कहूँ तो ये सही भी हुआ तुम्हारे लिए, बल्कि हमारे लिए, ताकि इसी बहाने तुम्हें तुम्हारी सच्चाई तो नजर आई। और सच्चाई ये है, देखो तुम, कहती हुई वो महिला एक प्रेग्नेंट लड़की की ओर इशारा करती है। आरव ध्यान से उस ओर देखता है और अपने सामने बेड पर बेहोश लेटी हुई लड़की को देख उसकी जुबान से निकलता है, रिया। और वो दौड़कर उसके पास जाने लगता है। रिया, रिया कहता हुआ उसे उठाने लगता है, पर रिया अभी भी बेहोश थी। हाँ रिया, छोड़ दिया उसके पति ने इसे आरव, बिल्कुल उसी स्थिति में जिस स्थिति में तुम साक्षी को छोड़ आए थे। जैसे जैसे वो महिला उस लड़के से कह रही थी, वैसे वैसे वो लड़का अपने आंसू से डूबी हुई आंखों से, ख्यालों से समुद्र में गोते लगाने लगा। उसकी आंखों में आंसू बहकर उसके काले कोट में कहीं कहीं जाकर छुप जा रहे थे, जो बाहर से किसी को दिख तो नहीं रहा था, पर उस लड़के के सीने को अंदर तक भिगो दे रहा था। उसकी माँ की कही हुई बात उसके कानों से शीशे की तरह पिघलकर चोट पहुंचा रही थी। और वो लड़का वहीं घुटनों के बल जमीन में बैठकर अपने अतीत में कहीं खोसा गया था। उसे वो लड़की याद आने लगी थी जो उसके जहन से कभी जा तो नहीं सकी थी और अब तो अचानक ही उसकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दी थी। उसकी बातें, उसकी मुस्कान, उसका आकर यूँ अपने पीछे लग जाना और कहना, कभी साथ नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा, सब याद आ गया था उसे उस एक पल में। 6 साल पहले SMS कॉलेज राजस्थान। आज कॉलेज का पहला दिन था। साथ ही नए छात्रों के स्वागत में कॉलेज में 2 दिवसीय इंडक्शन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें छात्रों को उनके प्रोफेसर, डीन, प्रिंसिपल और डायरेक्टर गाइड करने वाले थे। उनके स्पीच होने वाले थे, जहां उन्हें कॉलेज के अलग अलग ब्रांच डिपार्टमेंट के बारे में बताया जाता, उन्हें कॉलेज परिसर घुमाने ले जाता, जैसा हर कॉलेज में होता है, जिसके लिए सभी नए नवेले स्टूडेंट्स को एक सभा हॉल और उस हॉल में उपस्थित होने का एक समय दिया गया था। कॉलेज की बस आनी शुरू हो गई थी। कई बच्चे पहली बार अपने अभिभावकों के साथ आ रहे थे, तो कोई अपनी मोटरसाइकिल पर कॉलेज परिसर में एंट्री कर रहे थे। जैसे जैसे बच्चे आते, सारे टीचर्स उनके स्वागत में खड़े हुए उन बच्चों को ऊपर सभा हॉल में जाने को कहते। 9 बजे का समय था और अब बस 15 मिनट ही बचे हुए थे एंट्री के लिए, और सारे बच्चे भी अब तक जा चुके थे। गार्ड गेट बंद ही कर रहे थे कि रॉयल इनफील्ड में एक लड़का अंदर आया। बेवकूफ़ कहीं का, सारा चेहरा ही खराब कर दिया। एक पतली सी घुंघराले बालों वाली खूबसूरत सी लड़की अपने कपड़ों को साफ करते हुए अंदर आती है, क्योंकि उस लड़के की बाइक के टायर से कुछ कीचड़ उसके कपड़ों पर लग गया था। उसके आते ही गेट बंद हो जाता है और वो लड़की थैंक गॉड कहती हुई अपने सीने पर हाथ रखकर भगवान को धन्यवाद कहती है और आगे बढ़ने लगती है कि गार्ड की आवाज़ पीछे से आती है, शिवाजी हॉल ऊपर है,
3rd फ्लोर पर लड़की मुस्कुराकर उन्हें थैंक यू कहती है और जल्दी से ऊपर जाती है। जैसे ही वो 1st फ्लोर के लिए लिफ्ट की ओर बढ़ी कि दूसरी तरफ से लिफ्ट की ओर भागकर आते हुए लड़के से टकरा गई। वो लड़का भी उससे टकराते ही उसकी तरफ पलट गया, पर लड़की वजन में हल्की फुल्की होने की वजह से उस दमदार लड़के के मजबूत कंधे से टकराते ही 2 कदम पीछे घूम गई और घूमकर पिलर से टकराने वाली होती है कि वही लड़का उसे खुद की तरफ खींच लेता है और वो लड़की अब उस लड़के के सीने से लग जाती है। लड़की की आंखें डर की वजह से बंद हो गई थी। वही लड़का उसे देखते हुए खो सा गया था उसकी नीली नीली आंखों में। उस लड़की के मैगी जैसे घुंघराले बाल कभी लड़के के चेहरे पर तो कभी लड़की के चेहरे पर समुंदर की भांति हिलोरे मार रहे थे। ये तो अभी शुरुआत थी। कॉलेज लाइफ में ऐसे हजारों नए नए किस्से हर रोज देखने को मिलते ही रहेंगे, जहाँ नए नए लड़के लड़कियाँ अपनी अपनी स्कूल की मीठी मीठी यादों को छोड़कर अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना लिए उसकी ओर अपना पहला कदम बढ़ाने को उत्सुक नजर आएंगे। साथ ही नजर आएगा बहुत कुछ और। कॉलेज का पहला दिन तो सबको पता ही होता है। पहले दिन बने दोस्त और दुश्मन कभी भी भुलाए नहीं भूलते हैं। जहाँ आज पहले दिन से लेकर कॉलेज के लास्ट दिन तक ना जाने कितने ही अप्सराएं या तो बुक में डूबने वाली थी या तो अपने कामदेव के प्रेम में डूबने को आतुर होने वाली थी, तो वही कामदेव भी इन अप्सराओं के आगे पीछे घूमने वाले थे। जहाँ के कॉरिडोर से लेकर असेंबली तक, जहाँ के प्लेग्राउंड से लेकर लैब तक में इन 4 सालों में प्रोजेक्टर के साथ साथ ना जाने कितने की रसायन के घोल के साथ साथ प्रेम का घोल भी घुलने वाला था। फिजिक्स के नियम से ना जाने बच्चे कैसे अपने प्रेमी प्रेमिकाओं के दिल में उतरने का नियम बनाने वाले थे। यहाँ आए थे तो डिग्री तो मिलती ही, पर कईयों की किस्मत में उसका लाइफ पार्टनर मिलाने राम मिलाई जोड़ी का भी एक अच्छी जगह थी। साथ ही बहुत सी अधूरी प्रेम कहानियाँ भी होती है जो समय के साथ पता नहीं कहाँ लुप्त हो जाती है, पर फिर भी कई कहानियाँ हमेशा के लिए सबके दिलों में जगह बना लेती है। टीवी जैसा सीन हो गया था उन दोनों के बीच। कुछ समय तक तो वो लड़का उसे अपनी बाहों में ऐसे ही पकड़ा रहा और उसकी नीली समुंदर सी आंखों में गोता लगाता हुआ उसे अपने बाहों में झुलाता रहा। मगर जल्द ही जब उस लड़की को अपने उस हाथ में भारी दर्द का एहसास हुआ जिस हाथ में लड़की का वजन पड़ा हुआ था, तब उसे पता चला बामुसाए ये कुरकुरे की तरह पतली दुबली दिखने वाली लड़कियाँ सिर्फ शक्ल से ही पतली दुबली दिखती है, जबकि वजन में तो ये सनी देओल की 2.5 किलो हाथ की तरह ही भारी है। जैसे उन्होंने गदर पिक्चर में हैंडपंप को उखाड़ा था, उसी तरह अगर इस लड़की को ऐसे ही ज़्यादा देर रखा तो वजन से दब जाना है मुझे। फिर उस लड़के को जल्दी अपनी गलती का ज्ञात हुआ और वो आंखें मूंदते हुए मन में बोला, लड़की के सामने बोलता तो इज्जत का पोपट हो सकता था ना। उसने मन में कहा, उप्स, ये तो फिट नहीं बैठा बाबू मोसाए। पर अब गलती ढूंढने गया तो कहीं ऐसा न हो, कहीं ये सनी देओल के 2.5 किलो हाथ को हैंड पंप समझकर उखाड़ने के चक्कर में ये अभी मेरे इस आधे पाव हाथ को भी उखाड़ कर ना फेंक दे, जिस पर ये अभी आराम से लिपटी हुई है। और ये याद आते ही वो जल्दी से लड़की को खड़े करता है और उतनी ही जल्दी में पलटी मारते हुए लिफ्ट का बटन दबाकर लिफ्ट को खोलने लग जाता है। लड़की आंख खोलती है और खुद को सही सलामत देख अवाक सी अपने सामने देखती है कि लिफ्ट खुलती है और लड़का झट से अंदर घुस जाता है। उसी के साथ लड़की उसका चेहरा देखती या कुछ समझती, वो लड़का उसके हाथ को पकड़कर झट से अंदर खींच लेता है। मम्मी कहती हुई उस लड़की की चीख निकल गई और वो एक बार फिर लड़की उस लड़के के एकदम नज़दीक थी और उसी तरह एक बार फिर दोनों का चेहरा आमने सामने था। और पिछली बार की तरह इस बार भी उस लड़की का मैगी वाला बाल उन दोनों के सामने उड़ रहा था कि उस लड़के की फ़ोन पर DDLJ का गाना तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम बजने लगा। लड़की ने लड़के को स्माइल दी और बदले में लड़का भी स्माइल देता हुआ फ़ोन उठा लिया। अबे आरब कहाँ है वे तू? आज तो जल्दी आ जाता बे, समय से हम सब यहाँ बैठकर इस प्रिंसिपल की अपने ज़माने की पाठशाला के कहानियों में खोए हुए मक्खी मार रहे हैं, और तू है कि लड़की को बाहों में लिए उससे लिपटा जा रहा है। और अब ये मत बोलना मुझे कैसे पता, अंदर आते वक्त देख लिया था मैंने। अब उसे छोड़ और आ अंदर, ऊपर है हम। हाँ भाई, आ ही रहा था कि ये बेचारी भी उधर ही आ रही थी, इससे टक्कर हो गया। और तू तो जानता है ना कि मुझसे किसी को भी तकलीफ़ में नहीं देखा जाता, और अगर ये गिर जाती तो इसे चोट लग जाती।
समझ न भाई, अभी भी आते आते एक मोहतरमा को भी गिरने से बचाया है मैंने कि वो जल्दी अंदर आए, और अब देखे मैं ही लेट हो गया। जैसे ही आरब ने ये गिरने वाली बात कही, वो लड़की जो अब तक उस लड़के को देख रही थी, वो अब घूरकर उसे देखने लगी, क्योंकि वो लड़की वही थी जिस पर आरब की बुलेट से अंदर आते वक्त कीचड़ के छींटे लग गए थे। लड़की ने घूरकर कहा। वो लड़की मैं थी, इडियट। और उसी के साथ आरब का चेहरा ब्रिटानिया बिस्कुट जैसा उतर गया। सॉरी, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था ताकि तुम जल्दी आ सको। इस तरह लड़की ने कंधे उचकाते हुए पूछा। सॉरी, आरब ने भी मुंह बनाते और कंधे उचकाते हुए कहा। तब तक फिर से फ़ोन बजा। आरब के बच्चे, लिफ्ट खुला कि नहीं, या लिफ्ट के अंदर ही रोमांस चालू। फ़ोन के दूसरी तरफ से आरब के दोस्त ने उसे गुस्से और प्यार के मिश्रित भाव से झिझकते हुए कहा। आ ही रहा हूँ यार, यहाँ मेरी बैंड बजी पड़ी है। आज सीधे ही कांड करके धर लिया गया हूँ मैं। वो बेचारगी से उस लड़की को देखते हुए बोला, जो अब भी उसे हाथ बांधे देख रही थी। कौन बैंड बजा रहा है तेरी? वही मैगी है क्या जो तेरी बाहों में गिरी थी? आरब के दोस्त ने तपाक से कहा। और आरब फिर से बेचारगी से लड़की को देखने लग गया, क्योंकि फ़ोन की वॉल्यूम इतनी थी कि उसके सामने खड़ी हुई लड़की अपने बालों की तारीफ आराम से सुन पा रही थी, और उसी के साथ उसका गुस्सा और चेहरा फूलता ही जा रहा था। मरवाएगा क्या साले तू, कहकर आरब ने फ़ोन काट दिया। तब तक में लिफ्ट का डोर खुला और लड़की पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। एक्सक्यूज मी मिस, कहते हुए आरब उसके पीछे भागा। तब तक दोनों हॉल में पहुँच चुके थे, और अब लड़की दरवाज़ा खोल अंदर दाखिल हो चुकी थी। आरब भी उसके साथ ही था, मगर दरवाज़ा जैसे ही ओपन हुआ कि उन दोनों को देखने के लिए नए बच्चों और टीचर्स की नज़र उनकी तरफ घूम गई। यहाँ तक कि स्पीच देते हुए डीन सर की भी। आरब और उस लड़की को ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरी प्लेनेट से उतरे हुए नमूने हों, जिसके पीछे भारत की खोजनीय टीम पड़ी हुई है। और अब जैसे वो दोनों पकड़ में आ गए हो, वो दोनों भी सबको चोर नज़रों से देख रहे थे। पता नहीं जैसे दोनों ने साथ आकर कौन सा कांड कर दिया हो। तभी उतनों की भीड़ में एक हाथ ऊपर उठा, जो आरब को अपने किसी के होने का एहसास कर रहा था। वो पैर ऊपर करके देखा। उसका वही कमीना दोस्त था जो अभी बाहर उसकी इज्जत का फालूदा बनाया था। आरब भी खुशी से झूम उठा, जैसे ना जाने कौन सा खजाना मिल गया हो। पर उससे फिर एक बार गलती हो गई। वो खुद तो गया उधर, साथ में अनजाने में ही वो उस लड़की के हाथों को पकड़ा और उसे भी अपने साथ ले जाने लगा अपने दोस्त की तरफ। बहुत ही रोमांटिक सीन हो गया था उस वक्त सबके लिए, क्योंकि लड़का अपने ही धुन में शाहरुख खान बना लड़की के हाथों को पकड़कर खींचते हुए उसे अपने दोस्त की तरफ ले जा रहा था, और लड़की चेन्नई एक्सप्रेस की दीपिका पादुकोण की तरह अपने हाथों को पकड़े उस लड़के को ले जाते हुए देख रही थी। और उसके मैगी जैसे बाल काली नागिन की तरह लहरा रहे थे। और अब सारी स्टेडियम, सारा हॉल चेन्नई एक्सप्रेस के गुंडों की तरह उन्हें घूरकर देख रहा था। और उन्हें देखकर सबके मन में एक ही गाना बज रहा था। थामा है जो हाथ तेरा, अंजाम से ना डरूंगा। थामा है जो हाथ तेरा, अंजाम से ना डरूंगा। मर भी अगर मैं गया तो फिर एक जन्म और लूँगा। सबके मन में यही सॉन्ग चलता रहा। और तभी आरब अपने दोस्त के पास आकर रुका, और उसका दोस्त, जो इतने समय से आंखें फाड़ कर अपने उसी दोस्त को देख रहा था, जो भरी महफिल में एक लड़की का हाथ पकड़कर ऐसे ले आया था जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। आरब पास पहुंचा कि उसका दोस्त उसे आंखों से घूरा और पीछे उस लड़की को देखने बोला। पहले तो आरब समझ नहीं पाया, पर फिर वो पीछे पलटा, और जैसे ही पलटा उस लड़की को फिर से घूरता देख चौंक गया। और जब अपने पीछे सारी बैकग्राउंड को देखा तो और ज़ोर से चमक उठा। इतने लोगों के बीच आज पहले ही दिन क्या कांड करके आ गया था वो। अब तो वो सीधे ही उन 4 सालों के लिए हीरो बन गया था कॉलेज कैंपस का। हर जगह उसके ही चर्चा रहने वाले थे अब। पर उसका ये सपना डीन सर ने तोड़ दिया। आप यहाँ बैठिए, यहाँ उन लड़कियों की रो में, दोस्ती यारी बाद में, पहले हमारा लेक्चर सुन लो, डीन सर ने कहा। ये सुनते ही राज उर्फ आरव ने लड़की उर्फ सिमरन का हाथ छोड़ दिया, और सिमरन उसे घूरते हुए दूसरी रो में जा बैठी। आरव भी एक नज़र उसे देखा और वहीं अपने दोस्त के पास जा बैठा। लेक्चर फिर से स्टार्ट हुआ। डीन सर अपने कॉलेज और इन आने वाले 4 सालों में क्या कैसे पढ़ना है, ये सारी बातें बता रहे थे।
और आरब के चारों कमीने दोस्त उनके बगल वाली कॉलम में बैठी हुई खूबसूरत लड़कियों को ताड़ने में लग गए थे। आरब की नज़र भी रह रहकर उस मैगी बाल वाली लड़की के ऊपर उठ जाती थी, और वही वो मैगी बाल वाली लड़की भी कभी घूरकर तो कभी कनखियों से उसे देख लेती थी। इसी तरह एक के बाद एक टीचर्स और बाकी के कॉलेज के बड़े अथॉरिटीज आने लगे। सामने रो वाले बच्चों को छोड़कर अब सारे बच्चे बोर होने लगे थे। वही अभी से ही कईयों की सेटिंग्स बैठे बैठे ही बन गई थी। कुछ समय बाद लेक्चर खत्म हुआ और सारे बच्चे वहाँ से बुलेट की तरफ फुर हुए। वो मैगी बालों वाली लड़की भी जाने लगी। वो कैंटीन तक पहुँची कि आज अपने दोस्तों से भी बेगाना हुआ आरब उसके पीछे आने लगा और उसे बोला, सुनो तो, आई एम सॉरी यार कहकर उसके पास आने लगा। लड़की ने उसे घूर कर देखा, तब तक आरब उसके पास आ गया था। उसके बाकी दोस्त भी उसके पीछे उसे बेवफा, दल बदलू, एहसान फरामोश कहते हुए आने लगे थे। आरब अब उस लड़की के साथ था और अब लड़की उसे घूरना बंद करके पूछती है, क्या हुआ, इस तरह मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो क्या करूँ, तुम तो रुक ही नहीं रही, ऐसे स्पीड में चली जा रही हो कि लगता है मैं गुलाटी खाकर गिर जाऊंगा। ओह रियली, देखने से तो बड़े हट्टे कट्टे लगते हो। हाँ यार, दिखने से तो लगता हूँ, पर सच बताऊँ, आज मैं शिव जी के उपवास में हूँ ना, इसलिए थोड़ा थक गया हूँ, वरना तो मैं। क्या तुम उपवास भी रखते हो? क्यों नहीं रहना चाहिए? आई मीन लड़की ये सब कहाँ सोचते हैं? क्यों, क्या उन्हें अच्छी पत्नियाँ नहीं चाहिए होती है क्या? या सिर्फ अच्छे पति का बीड़ा तुम लोगों ने ही उठा रखा है? आरब ने उसे शरारत से देखते हुए कहा। लड़की रुकी और उसे एक नज़र देखी, फिर हाँ ये बात तो है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो अब तुम मुस्कुरा दी, इसका मतलब तुम मान गई ना? आरब ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो पूछा, किस लिए? मतलब मैं समझी नहीं। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, आज सुबह के लिए। वो अच्छा, हाँ माफ़ कर दो ना यार, आगे से ध्यान रखूँगा। फ्रेंड्स कहकर आरब ने उसके आगे हाथ बढ़ा दिया और लड़की भी मुस्कुराती हुई उसके हाथ में अपने हाथ रख दी। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? आरब ने पूछा। साक्षी, साक्षी कश्यप। ओह वाह, वेरी ब्यूटीफुल नेम, आपकी तरह ही, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पर तुम तो मैगी बुलाते हो ना? वो उसे चलते चलते ही देखते हुए बोली। अरे नहीं, इतनी सुंदर लड़की को कोई मैगी क्यों बुलाएगा? वो साले कमीने मेरे दोस्त ऐसे ही है, वो प्यार से कुछ भी बोल देते हैं। आरब ने बात संभालते हुए सिर के पीछे हाथ रखते हुए कहा। हाँ सही कहा, दोस्त कमीने ही होते हैं इसकी तरह, और धोखेबाज भी, कहते हुए पीछे से आरब के दोस्त भी उनके साथ आ धमके। साक्षी उन्हें देखने लगी तो उसमें से एक ने, जिसका नाम अतुल था, ने कहा, मतलब हम समझाते हैं ना, साला ये कमीना आरब खुद तो अपने लिए नई दोस्त बना लिया, पर अब तक उस दोस्त का इंट्रोड्यूस अपने पुराने दोस्तों से नहीं कराया। साक्षी उनकी बात सुन मुस्कुरा दी और बोली, साक्षी, साक्षी नाम है मेरा। और फिर बाकी सभी अपना अपना नाम बताते हुए उससे हाथ मिलाने लगे। इस तरह पहले दिन ही उन सभी का एक ग्रुप बन गया। सब एक टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगे। उसमें से मयूर, जिसने आरब को कॉल किया था, उसने धीरे से आखिर साक्षी से पूछ ही लिया, वैसे साक्षी, क्या हम तुम्हें प्यार से मैगी बुला सकते हैं? आरब की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो साक्षी को देखने लगा, वहीं बाकी सब भी साक्षी को देखने लगे। साक्षी पहले तो शांत रही, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। इस तरह उन लोगों ने भी अपने ग्रुप वासियों के प्यारे प्यारे नाम रखे और सब एक दूसरे के साथ खिलखिलाते हुए अपना पहला दिन एंजॉय करने लगे। इस तरह पहला दिन दोस्ती यारी में निकल गया। बातों ही बातों में पता चला कि साक्षी यहाँ पीजी में रहने वाली है। फिलहाल तो आज वो किसी रिश्तेदार के यहाँ रुकेगी, पर उसे तो रूट भी नहीं पता था अपने रिलेटिव के यहाँ जाने की। दूसरी बात, वो यहाँ पहली बार आई थी और आज सीधे ही अपने घर से कॉलेज आ गई थी। इस समय वो अपने उसी रिश्तेदार से बात कर रही थी जो उसे कुछ ही पल में लेने आने वाले थे। और अब ये बात उसके आज बने नए दोस्तों को पता चल गई और फिर बैठे बैठे ही लग गए सब साक्षी के लिए पीजी खोजने में। यहाँ तक कि जब तक उसके रिश्तेदार ना आ गए, वो पांचों लोग उसे छोड़कर कहीं नहीं गए। आखिर वो दोस्ती क्या जो एक दूसरे के काम ना आए? आखिर दोस्ती निभाने वाले भगवान ने ही दोस्ती बनाए हैं। आरब का ग्रुप भी साक्षी के साथ अपनी दोस्ती ही निभा रहा था और उस कुछ पल में साक्षी भी एकदम अपने घर की तरह उन लोगों से रम गई थी। मयूर बीच बीच में अपनी बातों से ग्रुप का माहौल हंसी मजाक में बदल दे रहा था। लग ही नहीं रहा था कि वो लोग अभी कुछ घंटे पहले मिले हैं। वही आरब बीच बीच में साक्षी को देख भी लिया करता था। वो थी भी बहुत खूबसूरत,
कि एक बार जिसकी भी नज़र उस पर उठती वो कुछ पल के लिए उसकी खूबसूरती पर ठहर कर रह जाती। उसके दोनों गालों से प्यारा सा डिम्पल, ऐसा लगता मानो उसे दिन भर देखते ही रहे। साथ ही उसकी गहरी आंखें ऐसी लगती मानो उसी गहराई में डूबकर इंसान अपना होश खो बैठे। और बाल तो उसके पूछो ही मत, लंबे थे उसके बाल जिसे उसने कर्ली करवाए थे और उसे ही आरब मैगी बोल रहा था। वही उसका पतला दुबला सोने सा शरीर भी उसके रूप को पूरी तरह किसी अप्सरा से कम नहीं बना रहा था। वो दोस्त कुछ इधर उधर की बातें किए और निकल गए कॉलेज कैंपस घूमने, जब तक साक्षी के रिश्तेदार न आ जाते। कॉलेज भी बड़ा खूबसूरत था। जगह जगह पर कोई न कोई खेल का कॉरिडोर बना ही होता, जहाँ पुराने स्टूडेंट या तो खेलते नजर आते या बैठे हुए गपशप करते। साक्षी को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था और आरब को साक्षी को इस तरह मुस्कुराता देखकर अच्छा लग रहा था। वही उसके कंजर कमीने टाइप दोस्त लोग को आरब को ऐसे साक्षी की तरफ देखता देखकर हंसी के फुहारे छूट रहे थे। वे कभी आरब को पिंच करते तो कभी उसे कोहनी मारकर सामने देखने को कहते। यही नहीं रुकते तो चलते चलते उसके पीठ पर झूल जाते। और आरब भी तो दिलदार था, अपने दोस्तों का दोस्त। उनसे उसे बेशुमार प्यार था। उनकी एक खुशी के लिए मर मिटता था वो। आज भी समझ रहा था कि उसके दोस्त उसे छेड़ रहे हैं, बल्कि अकेले में तो उसे साक्षी के नाम से कुड़ेद कुड़ेद कर मार ही डालेंगे। पर नज़र भी तो उसकी साक्षी से हट नहीं पा रही थी। मजबूर हो गया था पहले दिन ही उसकी खूबसूरत डिम्पल और उसकी दिलकश आंखों में खोने के लिए। वो अपनी नज़रें उससे हटा ही नहीं पा रहा था और अब इसके लिए उसे अपने दोस्तों का टीज भी सहना मंजूर था। कुछ समय बाद वो लोग घूम फिर कर गेट के पास वापस आ गए और अब साक्षी के रिश्तेदार ने उसे कॉल किया। साक्षी ने फ़ोन उठाया और हाँ आती हूँ कहकर वो अपने दोस्तों को बताई। वो भी काफ़ी खुले विचारों वाली थी, इसलिए पांचों दोस्तों ने पहले मुट्ठी बनाकर एक दूसरे के हाथों को बीच में लाकर टकराया, जो कि ये चीज़ उन्हें हर बार मिलते और जाते वक्त करनी थी। फिर सब बारी बारी साक्षी के साइड हग कर लिए, पर उनके गले लगने में साक्षी को एक सहजता ही महसूस हुई, एक पवित्रता ही महसूस हुई। कहते हैं ना, किसी को पहचानने के लिए एक नज़र ही काफ़ी होती है। पर हाँ, कभी कभी कोई सालों हमारे साथ रह जाए, हम उसकी रूह तक को महसूस नहीं कर पाते। पर यहाँ साक्षी को अपनापन लग रहा था वो यहाँ से कहीं न जाए। पर जाना तो था ही। उसके रिलेटिव में भैया उसे लेने आए थे और वो सबको कल मिलने का बोलकर वहाँ से बाहर आ गई। और उसके जाते ही बाकी सब भी उसे देखते हुए बाहर निकल आए। रात को जब साक्षी खा पी कर फ्री हुई, आज सुबह हुए घटनाक्रम ने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए। वो ना जाने कब तक अकेले ही मुस्कुराती रही। उसकी आंखों के सामने आरब का ही चेहरा घूमने लगा। साथ ही उसके बाकी दोस्त भी उसे बहुत अच्छे लगे। वो मुस्कुराती रही और फिर अपनी चाची की बेटी के साथ सो गई। वो उम्र में उससे छोटी थी, इसलिए उसे साक्षी के मुस्कुराने का कारण ना समझ आया और वो साक्षी को अकेले मुस्कुराते छोड़कर सो गई। इधर आरब भी घर आकर अपनी छोटी बहन को सब चीज़ बताता हुआ मुस्कुराता रहा। उसकी बहन उसे मुस्कुराते देखती रही। अगली सुबह आरब के लिए बेसब्री लिए हुआ था। वो गुनगुनाता हुआ बाल सेट करता रहा और आईने में खुद को देखकर मुस्कुराता रहा। उसकी बहन उसे पीछे से देख मुस्कुराती रही। यूँ तो आरब बचपन से ही हैंडसम था, पर बड़ा हुआ तो जिम सिम ज्वाइन करने पर उसकी स्मार्टनेस खुलकर दिखने लगी। 6 फुट का अच्छा खासा लड़का था वो। वैसा ही रूप रंग भी था कि कोई भी मोहित हो जाता। वो आईने में गुनगुना रहा था और उसकी बहन मंद मंद मुस्कुराती रही। हाँ हाँ, जितने भी सज लो सवर लो, पर लगोगे तो लंगूर ही, कहकर वो खिलखिला दी। चुप कर बंदरिया, लंगूर और मैं, मेरा जैसा हैंडसम बंदा तो इस पूरी यूनिवर्स में नहीं होगा। देख तो मुझे, देख आईना भी शर्मा रही है, गलतफहमी है आपकी, लाल लंगूर, कहकर वो आरब का बाल बिगाड़ दी और भाग गई वहाँ से नीचे। रुक बंदरिया, कहकर आरब भी उसके पीछे भागा कि वो नीचे आते आते अपने पापा से टकरा गया। देखकर नहीं चल सकता, आरब के पापा जोर से गरजे और दोनों भाई बहन डर कर 2 कदम पीछे खिसक गए। आरब के पापा के वहाँ आने से सन्नाटा छा गया और आरब गुस्से से उन्हें घूरने लगा। उनकी आवाज़ सुनकर आरब की माँ भागती हुई वहाँ आई और पूछने लगी, देखो तुम्हारे लाट गवर्नर को सीधे से दिखाई भी नहीं देता। इसे इंजीनियरिंग में एडमिशन तो ले लिया है, ऐसे ही चाल ढल रहा तो डुबा देगा पैसा। आप भी न, बच्चा है वो, हमेशा अच्छे नंबरों से पास होता है, यहाँ भी अच्छा ही करेगा। वैसे भी आज पहला दिन है। हाँ तो बता दो इसे कि बैंक से लोन लेकर पढ़ा रहा हो इसे।
जल्द ही इसे उसका पे बैंक को करना होगा, वरना डूब जाएंगे हम। समझ में आई तुम सबको मेरी बात? उस पर से इसके शौक जनाब को कहो संभल कर रहे, कहकर आरब के पापा चले गए और उनके पीछे ही आरब भी गुस्से में वहाँ से जाने लगा। आरब नाश्ता कर ले बेटा, उसकी माँ ने आवाज़ दी। पेट भर गया माँ, कहकर वो चला गया। उसकी माँ उसे उदास सी जाती देखती रह गई। इधर साक्षी भी जल्दी से रेडी हुई और उसका भाई उसे छोड़ने कॉलेज आया। आज उसकी चाची जल्दीबाजी में नाश्ता पैक नहीं कर पाई थी, इसलिए वो कैंटीन में बैठी खाते रही कि उसी वक्त बाकी लड़के भी चले आए। साक्षी उन्हें देख मुस्कुराने लगी, पर उसकी नज़र उन सब में से किसी को ढूंढने में लगी थी। सारे दोस्त आकर वही उसी टेबल पर बैठ गए। सारे लोग हैंडशेक किए और एक दूसरे से बात करने लगे कि मयूर ने कहा, ये आरब कहाँ रह गया? पहले दिन भी लेट था और अब भी लेट, ऐसा ही करता रहा तो आज पहले दिन ही भगा देंगे उसे। मयूर की बात सुनकर साक्षी सैड हो गई, पर चेहरे से दिखाई नहीं। उसने भी कहा। साक्षी मन ही मन आरब का इंतजार करती रही। उसे भी पता नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वही मयूर और आरब के बाकी दोस्त लोग भी उसका इंतजार करते रहे। थोड़ी देर इंतजार के बाद भी आरब नहीं आया तो सब क्लास की ओर जाने की बात करने लगे। वैसे भी आज पहला दिन था, ऐसे में लेट नहीं होना चाहता था कोई, पर दोस्ती ऐसी थी कि आरब के दोस्त उसे छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। यार साक्षी, आरब तो आ नहीं रहा और उसे यूँ अकेले छोड़कर हम भी नहीं जा सकते, पर अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, क्योंकि आज पहला दिन है। ऐसे में आज लेट में जाना मतलब सबकी नज़रों में आना, और हम नहीं चाहते कि तुम अभी से ही किसी की नज़र में आओ। मयूर ने कहा तो उसके बाकी दोस्त भी उसकी बात का समर्थन करने लगे। कल से बस इतना ही जान पाए मुझे मयूर। कल ही तो बड़े दोस्ती के वादे करते थे और आज ही ग्रुप से अलग समझ लिए। साक्षी ने मुंह फुलाते हुए कहा, अरे नहीं साक्षी, मैंने बस इसलिए कहा ताकि तुम्हें डांट न सुनना पड़े। दोस्ती में ये सब चलता ही रहता है मयूर, कहकर साक्षी मुस्कुरा दी और बाकी लोग भी उसे देख मुस्कुरा दिए। तभी पीछे से आरब सरा सा मुँह बनाकर आता हुआ दिखा। उसे देख सबको राहत मिली। वो भी वहीं आकर उनके साथ ही बैठ गया। क्या हुआ यार, आज तो पहले दिन ही लेट कर दिया। देख तेरे चक्कर में हम लोग भी नहीं गए क्लास, उदित ने आरब के आते ही कह दिया। हाँ तो मैं कौन सा किसी को रुकने को बोला था, चले जाते ना सब, आरब ने भी गुस्से से कह दिया। और ये सुनकर सब दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। वो समझ गए थे कि ज़रूर कुछ बात है, तभी वो इस तरह से बात किया है। साक्षी भी आरब को देखती रह गई। क्या हुआ यार आरब, कोई टेंशन की बात है क्या भाई? मयूर ने उसे पूछा और बाकी लोग भी पूछने लगे। पक्का तेरा हिटलर बाप ही कुछ कहा होगा है ना? आरब का दोस्त कविश ने कहा। यार पापा है वो मेरे, ढंग से बात कर। और सॉरी कि मैंने तुम लोगों से ऐसे रूड बात की। नहीं यार, समझते हैं हम। वैसे बता, तेरे पापा ने ही कुछ कहा है ना? मयूर ने पूछा। हाँ यार, आज तो सुबह सुबह ही शुरू हो गए थे। मुझसे उनकी बात सुना नहीं गया और मैं आ गए पैदल ही। क्या तू पैदल आया है? उदित आंखें फाड़कर उसे पूछता रहा। नहीं यार, बस से आया हूँ। घर से पैदल निकला था, गुस्से में बुलेट घर में ही छोड़ दिया। चल ये सही किया कि बस में आ गया, नहीं तो कल तक पहुंचता कॉलेज और हम तुझे किडनैप समझकर अभी ढूंढ रहे होते। आरब के दूसरे दोस्त ने माहौल को हल्का करते हुए कहा। तो सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। साक्षी भी मुस्कुराने लगी और उसे मुस्कुराता देख अब जाकर आरब की नज़र उस पर पड़ी और वो उसे देख अपना सारा गुस्सा भूल गया। उसकी तो नज़र ही नहीं पड़ी थी अभी तक साक्षी पर, और अब पड़ी तो वो उसे देखता ही रह गया। कल से भी बेहद खूबसूरत दिख रही थी और उसके घुंघराले काले बाल अब स्ट्रेट होकर सीधे हो चुके थे। उन बालों में भी वो खूबसूरती की भला लग रही थी। अब आरब को रिग्रेट होने लगा कि आते ही उसकी नज़र उस पर क्यों नहीं पड़ी। वो साक्षी को देखता रहा और साक्षी भी उसे देखती रही और बाकी लोग उन दोनों को देखते रहे। तभी मयूर बेंच के नीचे से आरब की थाई पर जोर से पिंच काट दिया और आरब सीधे ही आसमान से साक्षी का हाथ पकड़े उसी टेबल पर आ बैठा जिस टेबल पर वो हाथ रखे, और हाथ के ऊपर अपना ठोड़ी टिकाए साक्षी को मुस्कुराते ही एकटक देख रहा था। साले, कहकर आरब ने चीख निकाली और ये देख साक्षी की हंसी छूट गई और वो एक बार फिर खिलखिलाकर हंसने लग गई। वो मयूर को आरब को पिंच करते देख चुकी थी, इसलिए वो अपनी हंसी छुपा नहीं पाई। पिंच काटकर मयूर भाग गया कैंपस के पीछे की तरफ, जिधर स्टेडियम और गेम्स के लिए कॉरिडोर बना हुआ था। मयूर भागता रहा और आरब उसे दौड़ाता रहा। साथ साथ बाकी दोस्त भी वहीं आ गए।
इसी तरह अब रोज़ ये जगह उन दोस्तों के हंसी मजाक का अड्डा बन गया। जब भी लेट होने की वजह से जलील होकर क्लासरूम से निकाले जाते, सब के सब यही आकर जमा हो जाते थे। अब तो ऐसा हो गया था कि उनके ग्रुप का एक भी सदस्य अगर क्लास के समय पर पहुंचने से पहले मिसिंग रहता तो बाकी के लोग वहीं दरवाजे पर ही उसके आने तक खड़े रहते, और जब तक वो मिसिंग सदस्य आ नहीं जाता तब तक बाकी लोग भी अंदर नहीं जाते थे। देखते देखते 1 महीना कब गुजर गया पता ही नहीं चला। इस बीच आरव और उसके दोस्तों ने मिलकर साक्षी के लिए पीजी भी खोज लिया, और अब कॉलेज के बाद साक्षी का रूम उनका दूसरा अड्डा होता था। आरव, साक्षी, मयूर और बाकी लोगों की दोस्ती इतनी मजबूत हो गई कि उनका ग्रुप एक अलग ही पहचान बनाने लगा कॉलेज कैंपस में। जितना वो ग्रुप अपने बंक मारने के लिए फेमस थी, उतनी ही फेमस अपनी दोस्ती, अपनी पढ़ाई या फिर हर कॉलेज फेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए भी थी। इसी तरह उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में भी पूरे कॉलेज में झंडा गाड़ दिए। देखते देखते उनका 1 साल कैसे बीता पता ही नहीं चला। इस बीच सब दोस्त एक बार साक्षी के घर भी हो आए। साक्षी का घर बहुत सुंदर था। खुली पहाड़ों के बीच बसा वो गांव उन दोस्तों को बहुत भा रहा था। 5 दिन का ट्रिप था, मगर मस्ती 5000 गुनी थी। बहुत खूबसूरत पल बने थे सबके उन दोस्तों के बीच। साक्षी के पापा नहीं थे, उसकी माँ और एक छोटी बहन थी। वापस आने के एक रात पहले सारे दोस्त दिन भर घूमने के बाद नीचे आराम फरमा रहे थे कि आरव भी उन्हीं के साथ बैठा था। उन सबको सोता देख साक्षी खुली हवा में ऊपर छत पर आ गई। कल उसे जाना था और यहाँ की यादों को फिर वो एक बार संजोकर जाना चाहती थी, इसलिए खुली हवा में बैठी थी कि उसके जाने के बाद आरव आँख खोला और सबको सोया देख साक्षी को सारे कमरे में उसे ढूंढने लगा। और जब साक्षी उसे कहीं नहीं दिखी तो वो उसे ढूंढता हुआ वहीं आ गया। क्या कर रही हो? उसने आते हुए उसे अकेले बैठा देखकर पूछा। साक्षी उससे पलटकर देखी और फिर मुस्कुराकर जवाब दी, खुली हवा में बैठकर इन वादियों का मज़ा ले रही हूँ। वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर क्यों और क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आरव ने कहा, हाँ बिल्कुल बैठ सकते हो, इसमें पूछने की कौन सी बात है। और मैं यहाँ बस जाने से पहले इन हवाओं से बात करने आई हूँ। उसने आसमान की ओर हाथ फैलाते हुए कहा, अच्छा और वो क्यों? पता है आरव, ये वादियाँ, ये खुली हवा, ये घर, ये मुझे मेरे पापा की याद दिलाते हैं। मेरे पापा भी इन खुली वादियों की तरह थे। बहुत ही स्नेह करते थे मुझसे। जब भी मन दुखी होता था तो वह हमेशा ही मुझे इन खुली हवाओं की तरह अपने सानिध्य में ले लेते थे। बताते हुए वह उदास हो गई थी। आरव उसे देखता रहा, उसकी बातों को समझता रहा और उसने कहा, तुम उदास हो साक्षी? साक्षी ने कहा, नहीं तो। फिर ये आंसू कैसे? आरव ने पूछा। अरे ये तो बस माँ से दूर जाने की वजह से है। कल हम सब यहाँ से चले जाएंगे ना, इसलिए बस उनकी यादें ही तो रह जाएगी मेरे पास, इसलिए बस आंखों में आंसू आ गए। अब पता नहीं कब आना होगा, शायद अब सेमेस्टर के एंड में आना होगा, इसलिए बस ऐसे ही। ये सब छोड़ो, अच्छा तुम बताओ ना, तुम्हें कैसा लगा यहाँ? सब चीज़ ठीक तो लगा ना तुम्हें? तुम्हें तकलीफ़ तो नहीं हुई ना? वह क्या है ना, तुम लोग शहरों के रहने वाले एक छोटे से गांव में मेरी दोस्ती की वजह से इतनी दूर आ गए। ये जगह तो तुम्हारे रहने लायक भी नहीं है, फिर भी मुझे सच में बहुत अच्छा लगा आरव। साक्षी ने कहा, तुम बात पलट रही हो ना साक्षी, बताओगी नहीं कि तुम्हारे आंखों में आंसू का कारण क्या था? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। इन 1 साल में तुम्हारी मेहनत को देखते आ रहा हूँ। भले ही हमारी दोस्ती को बस 1 साल हुआ है, लेकिन पहचानने में मुझे तुम्हें 4 दिन भी नहीं लगे। मैं पहचान गया था कि तुम बहुत मेहनती लड़की हो, और इसके पीछे का कारण कहीं न कहीं तुम्हारी माँ और उनके प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए अब जल्दी से चलो, बताओ कि आखिर तुम्हारी इतनी खूबसूरत आंखों में मोटे मोटे आंसू आने के क्या कारण थे? आरव ने उसके आंखों में आए आंसू को पोंछकर उसके हाथ में हाथ रखते हुए पूछा। माँ और छोटी की जिम्मेदारी आरव, माँ और छोटी की जिम्मेदारी पापा के बाद अब मेरे ऊपर है। मुझे उन्हें बहुत ही अच्छी लाइफ देनी है आरव। मुझे माँ की मेहनत का फल उन्हें देना है। माँ ने तिल तिल करके हमें पाला था। पापा के जाने के बाद बहुत ही छोटी सी उम्र में वह चले गए थे हमें छोड़कर। तब से माँ ही हमारा सारा खर्चा उठाती आई है। पापा ने कुछ पैसे रखे थे अकाउंट में, जिसके हमें ब्याज मिलते थे। माँ उन्हीं पैसों को संजोकर हमारी पढ़ाई में इन्वेस्ट की है, और अब वही इन्वेस्ट का फल मैं माँ को देना चाहती हूँ। मैं मेहनत ही इसलिए करती हूँ ताकि मैं माँ को उनका मेहनत का फल लौटा सकूँ। मुझे जल्दी ही नौकरी अपने हाथ में लेनी होगी आरव।
मैं चाहती हूँ मैं कैंपस में सेलेक्ट हो जाऊँ, जिससे मुझे नौकरियों के लिए भटकना न पड़े। साक्षी की इतनी गहराई वाली बात सुनकर आरव गर्व से फूल गया। कहीं न कहीं वह भी इसी सब चीज़ों से जूझ रहा था। उसके ऊपर से उसके पापा ने उसे अल्टीमेटम भी दे दिया था कि उसको उसके पढ़ाई का पूरा कर्जा चुकाना है, इसलिए वह साक्षी से खुद को जोड़ पा रहा था। इसी सब में पता नहीं कब वो साक्षी के पास खिसक आया। साक्षी उसे देखती रही। वो साक्षी के नज़दीक खिसक गया और उसके हाथों को थामकर वह बोलने लगा, मुझे तुम पर भरोसा है साक्षी। देखना, तुम एक दिन बहुत ही अच्छे मुकाम पर होगी और जो तुमने आंटी के लिए सपने देखे हैं ना, वह तुम ज़रूर पूरा करोगी। हाँ आरव, मुझे बस उसी दिन का इंतज़ार है। साक्षी ने उसे देखते हुए कहा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे कि आरव ने साक्षी की तरफ देखते हुए कहा, साक्षी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात करनी है? वो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि तुम्हें कुछ बताऊँ। हाँ कहो ना आरव, क्या कहना चाहते हो? क्या बताना है तुम्हें? साक्षी ने पूछा। आरव थोड़ा उसके और नज़दीक आ गया। अब दोनों का चेहरा एकदम आमने सामने था। आरव ने उसके हाथ को अपने हाथ की उंगलियों में फंसाया। साक्षी सिहर उठी। साक्षी को आरव की नज़रों में बहुत कुछ तो दिख रहा था, पर वह अनजान ही बनी रही। साक्षी, मैं तुमसे जो कहने वाला हूँ, प्लीज़ तुम मेरी भावनाओं को समझना। वह सिर्फ मेरे दिल की फीलिंग है। कहने से पहले मैं तुम्हारी परमिशन लेना चाहता हूँ। अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो बेझिझक मुझसे कह सकती हो, पर प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करना। हाँ आरव, तुम बोलो तो सही, तुम क्या बोलना चाहते हो? साक्षी ने वापस से कहा। साक्षी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आरव ने एकाएक अपने दिल की बात साक्षी के सामने रख दी और साक्षी एकदम आंखें फाड़ के आरव को देखने लगी और उसे इस तरह अपनी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों से देखता देख आरव ने फिर से कहा, साक्षी मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करता हूँ, और अभी से नहीं बल्कि पहले दिन से ही, पहली नज़र से ही करता हूँ। पहले दिन जब मैंने तुम्हें वहाँ देखा लिफ्ट के बाहर, जब तुम मुझसे टकराई थी, तुम्हारे घुंघराले बाल उड़कर मेरे चेहरे पर आ रहे थे, तुम जब मेरे बाहों में गिरी थी, मैं तब से ही तुम्हें पसंद करने लग गया था। उसके बाद धीरे धीरे हमारी दोस्ती हुई और कब मेरा पसंद तुम्हारे लिए प्यार में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। और आज तुम्हें अपने परिवार के लिए इतना सोचता देखकर मुझे लग रहा है कि मैंने अपने लिए एकदम परफेक्ट लड़की चुनी है। मैं ऐसी ही लड़की अपने ज़िंदगी में चाहता था साक्षी, जो अपने से पहले दूसरों की खुशी के बारे में सोचे, जो अपने से आगे दूसरों को रखे। मैंने पल पल अपनी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है साक्षी, बल्कि वही प्यार मैंने अपने दिल में भी महसूस किया है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ साक्षी। आई लव यू साक्षी। मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, एक दोस्त बनकर, एक साथी बनकर, मेरा पहला प्यार बनकर। हाँ, तुम मेरा पहला प्यार हो साक्षी। आज मैं तुम्हें इन खुले वादियों में अपने सानिध्य में लेकर बताता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ साक्षी। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत 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 प्यार करता हूँ मैं तुम्हें। आरव ने अपने दोनों बाहों को फैलाकर आसमान की ओर देखते हुए कहा। साक्षी हैरान होकर आरव को देख रही थी। उसके दिल में हजारों घंटियां बजने लगी थी, पेट में हजारों तितलियां उड़ने लगी थी। आखिर लड़की थी, पहली बार कोई प्रपोज कर रहा था। घंटियां बजना और तितलियां उड़ना तो लाजिमी था। हाथ पांव फूले जा रहे थे उसके, ये सोचकर कि आरव उसे प्यार करता है। प्यार ही नहीं बल्कि उसने तो उसे प्रपोज भी कर दिया। वह हैरान थी कि आरव ने उसे इस तरह से प्रपोज कर दिया जिसे वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। पसंद तो वो भी आरव को करती थी, लेकिन कभी कह नहीं पाई। बल्कि इन 6 महीनों में ऐसा कोई दिन नहीं रहा होगा जब वो आरव को एक प्यार भरी नज़र से ना देखी होगी। वो आरव के हर चीज़ पर मोहित थी, बल्कि पहले दिन से ही मोहित थी। उसे लिफ्ट में मिलना, उसका बाहों का सहारा देना, उसे सबके सामने हाथ पकड़कर ले जाना, उसके बाद उसने जिस तरह आज तक दोस्ती निभाई थी, उसके दिल में जिस तरह वह अपनी जगह बनाई थी, वह आरव से प्रभावित तो बहुत पहले ही थी, पर उसके ऊपर भी कुछ था जो उसे आरव की तरफ खींच रहा था। आरव का केयरिंग नेचर उसे बहुत पसंद आया था। एक उसके पापा के बाद आरव ही था जिसने उसके लिए इतना केयरिंग नेचर दिखाया था। वो एकटक आरव को देखती रही। अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे का पार्ट्स देखना है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।